आवाज आ रही है? चलो बेटा, बायोमोलिक्यूल्स जो कि एक बड़ा चैप्टर है, तो इसको टोटल हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसको जब हम रिवाइज करेंगे तो टोटल 5 पार्ट में रिवाइज करेंगे। पहला पार्ट आप इसका लाइव देख रहे हो मेरे साथ, ठीक है। इसके बाद आपको हर एक घंटे पर एक पार्ट का वीडियो मिलता जाएगा। और फिर मैं सबको कह रहा हूँ कि जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो, आज रात तक ये सारे वीडियोस ख़त्म कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगले दिन मैं जानबूझकर सिर्फ बायोमोलिक्यूल हटाऊंगा, बाकी रहने दूंगा, ठीक है। बाकी जो आपने 8 चैप्टर रिवाइज किए वो सब रहेंगे, लेकिन बायोमोलिक्यूल आपका हट जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न इज़ क्वाइट क्लियर कि भैया आप लोग फिर पढ़ते नहीं उसे, फिर आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती और आप बिल्कुल घरेलू माहौल बना लेते हो। ओके बेटा, जिसकी भी वॉइस लैग करे या कुछ भी हो, अपना इंटरनेट कनेक्शन सही करे और वाईफाई लगवा ले, ठीक है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ बायोमोलिक्यूल। 2 से 3 सवाल आने इस चैप्टर से कंफर्म होते हैं। इसके बाद अपनी अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा, एक बार समझाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी से दिखाता चला जाऊंगा। चलिए बेटा, अगर हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर को रिवाइज करें तो इसके रिवीजन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पर फैक्ट्स और डाटा आएंगे, तो वहाँ पर आपको जहाँ पर भी आप बैठे हो वहाँ से आप थोड़ा लाउडली बोलना, थोड़ा चिल्ला कर बोलना, जैसे बिल्कुल ऐसे समझो कि तुम क्लास में बैठे हो। रूम अपने क्लोज कर लो, रूम में कोई भी हो भगा दो उसको, कोई भी हो, कितना भी नियर एंड डियर हो, उसको भगा दो। इज्जत से भागे नहीं, दूसरी तरीके से भगाओ, और बिल्कुल खो जाओ और ऐसे सोचो कि क्लास में बैठे हो और तुम्हारे साथ सारे बच्चे बातें कर रहे हैं, तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट बायोमोलिक्यूल्स। देखो, अगर हम कभी भी किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में जाएं तो हर जगह पर हमें केमिकल एनालिसिस दिखाई जाती है। अब केमिकल एनालिसिस कहने का मतलब क्या? भाई कोई केमिकल अगर मैं बोलूं तो केमिकल मतलब वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट कहने का मतलब हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, ये हो गए आपके एलिमेंट्स। अब आपका कंपाउंड क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा आपके एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो जब भी हमसे कहते हैं केमिस्ट्री में, जैसे आप क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें आप लोग देखते हैं केमिकल एनालिसिस। तो जब भी हम वहां पर केमिकल एनालिसिस करते हैं, या अगर मान लीजिए लैब में मैंने कोई केमिकल भेजा, अब वो केमिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बेटा कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो मैंने मान लो मैंने कमला पसंद लिया, कमला पसंद समझते हो, या चलो स्टैंडर्ड हो गया तो रजनीगंधा लिया। अब मुझे ये जानना है कि इसमें कौन कौन से केमिकल है, तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। तो किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, जब हम उसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमने आपको बताया था हम उसमें 2 चीज़ें नोटिस करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। इधर देखिएगा अच्छे से, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि उस जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं या कौन कौन से कंपाउंड मौजूद हैं। मतलब आप एलिमेंट लेवल पर एनालिसिस कर रहे हो या कंपाउंड लेवल पर एनालिसिस कर रहे हो। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से कंपाउंड, कि जो भी आपने टुकड़ा लिया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से कंपाउंड मौजूद है। अब क्वालिटी पता चल गई तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्वांटिटी, अर्थात वो एलिमेंट या वो कंपाउंड उसकी उस टुकड़े में क्वांटिटी कितनी है। जैसे मान लो मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया एज अ फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर का एक एग्जांपल ले लिया मैंने, अर्थ क्रस्ट का। मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया, अब मैंने कहा कि इसकी केमिकल एनालिसिस करो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं या मान लो कौन कौन से कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस, अर्थात कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से कंपाउंड है। अब उसके बाद उनकी क्वांटिटी क्या है, अर्थात क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेटा जब लिविंग और नॉन लिविंग में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी गई तो ऐसा पाया गया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों की सेम आई, अर्थात जो एलिमेंट या बोल दीजिए जो कंपाउंड आपके नॉन लिविंग में थे वो सब के सब आपको लिविंग में भी मिले। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि लिविंग और नॉन लिविंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस तो आपको पहले ही पता है कि भाई लिविंग जो है इंटरनल ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, नॉन लिविंग नहीं कर सकता है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सारी बातें तो हमने लिविंग वर्ड के रिवीजन में की थी। लेकिन जब एलिमेंटल लेवल पर एनालिसिस करी गई तो देखा गया कि नॉन लिविंग और लिविंग इन दोनों में आपके एलिमेंट बिल्कुल सेम मिले। नॉन लिविंग में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर था, लिविंग में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर था। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाई कि भैया ऐसी क्या चीज़ है लिविंग के पास जिसकी वजह से लिविंग है, या बोल दीजिए लिविंग के पास लाइफ है और नॉन लिविंग के पास लाइफ नहीं है। अब लेकिन जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी गई तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखा गया कि लिविंग के पास कौन, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिविंग के पास ज्यादा है। तो पहला सवाल, एक पहले पैराग्राफ से सिर्फ एक सवाल
सवाल बन सकता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किस एनालिसिस के तहत पर हमने लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस निकाला, तो क्वांटिटी के आधार पर, और क्वांटिटी के आधार पर भी हमने क्या देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनकी मात्रा ज्यादा है, किस केस में भैया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अब एनसीईआरटी हमें अगले पैराग्राफ में बताती है कि जब भी हम किसी भी चीज का केमिकल कंपोजिशन जानते हैं, तो बेटा देखो, अब केमिकल देखो, दुनिया में कोई भी केमिकल सब्सटेंस उठा लो, कोई भी भाई, या तो वो ऑर्गेनिक होगा या तो वो इनऑर्गेनिक होगा, फिजिकल कोई सब्सटेंस नहीं होता, तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। तो अब अगर मान लीजिए मैंने आपको एक लिविंग मैटर दे दिया, अब वो लिविंग मैटर चाहे तुम अपना लिवर निकाल लो, चाहे तुम जो है धनिया की पत्तियां ले आओ, लिविंग मैटर कोई भी हो सकता है, क्लियर, चाहे माइक्रोब का तुम पेस्ट ले आओ, ढेर सारे बैक्टीरिया उठा के ले आओ, तो एक आपने लिविंग मास उठा लिया। अब मुझे ये जानना है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी ने प्रिपरेशन इसकी बता दी है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो अगर हमें किसी लिविंग मैटर से, चाहो तो आप वेजिटेबल ले लो, चाहो तो अपना लिवर उखाड़ लो, अपना मत उखाड़ो, बकरे का उखाड़ लो, ठीक है। तो बेटा मान लो मैंने तुमको लिवर दे दिया, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर इनमें कौन कौन से मौजूद है। तो इसमें क्या किया गया, हम लोगों ने एक मोर्टर लिया, मोर्टर मतलब उखली, और एक लिया पेस्टल, पेस्टल का मतलब होता है कुटनी, अरे गांव में समझते हो ना, मसाले से ठोक ठोक के पीटते हैं। तो आपका मोर्टर, उखली और पेस्टल, ये दो चीजें ली, और इसमें मान लीजिए ये मैंने डाल दिया लिवर एज अ एग्जाम्पल ऑफ लिविंग टिश्यू, या बोल दीजिए एज अ एग्जाम्पल ऑफ लिविंग मैटर। अब ये जो मैंने टिश्यू डाल दिया, इसमें वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार देख लीजिए जरा, एक मिनट, गूगल मीट से हटा दीजिए क्लास, बच्चों की आवाज़ थोड़ा लैग कर रहा है, आवाज़ लैग उनकी, भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ वाईफाई लगाएं, वाईफाई लगाएं, वॉइस है, इको करे, टेस्टिंग हम दोनों से टेस्टिंग कर रहे हैं ना, आप टेस्टिंग करिए ना, वाईफाई नहीं लगाएंगे तो ऑनलाइन क्लास कर ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है। मैं अपनी जगह से ओके हूँ, उधर वाईफाई लगवाने को बोलिए ना, आप रिक्वेस्ट करिए बच्चों से। तो हाँ, तो मैंने क्या कहा, अब वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर किसी लिविंग मास में आपके कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जानने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें हमने आपका लिविंग मास लिया, एक उखली ली, एक कुटनी ली, मॉर्टल और पेस्टल की मदद से हम इस लिविंग मास को कूटेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो धनिया की चटनी भी बनाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बेस के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, पानी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड अगर हम बोलें तो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, इधर देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड, 3 क्लोरीन लगा दीजिए, तो यही क्या हो गया, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ये आपका ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड लिया। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड क्यों लिया, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। और हमें क्या जानना है इस समय, हमें ये नहीं जानना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, हमें जानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने के लिए कि लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, हम ये जानना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके डिसॉल्व हो जाए। अब लाइक डिसॉल्व, लाइक, तो ऑर्गेनिक को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिए, एक ऑर्गेनिक एसिड ले लिए। कौन सा लिए थे, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। चलो ये मैंने ले लिया ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, और ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड की मदद से हमने क्या किया, कूट डाला। अब कूटने के बाद क्या हुआ, यहां पर हमें एक थिक स्लरी मिल गई। स्लरी का मतलब हो गया चटनी। अब चटनी थिक ही होगी, थिन तो होगी नहीं, कॉमन सेंस। तो यहां पर हमें एक थिक स्लरी ऑब्टेन हुई, हमें थिक स्लरी मिली। अब ये बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें घुले होंगे, क्यों, क्योंकि आपने एक ऑर्गेनिक एसिड लिया है और ऑर्गेनिक एसिड में ऑर्गेनिक कंपाउंड घुले होंगे। अब क्या हुआ, इसके बाद रिजल्ट क्या आया हमारा, अब ये फिर मैं आपको दिखा रहा हूं रिजल्ट। अब हमने एक ऐसे एक अलग और आपका बर्तन लिया, और ये आपका वही बर्तन है जो आपने उखली घुटने की मदद से जो आपने लिविंग टिश्यू को कूटा था। अब बेटा ये जो थिक स्लरी वाला है, इधर देखिएगा, यहाँ पर ये हमें चटनी मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं छनाई। अब इसको अगर हम फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पर हम फिल्टर पेपर की तरह चीज क्लॉथ यूज कर लेते हैं, अर्थात एक रेशम का कपड़ा या बोल दीजिए कॉटन पेपर यूज कर लेते हैं। अब जब हम इसको इसमें डालते हैं, अर्थात इसकी छनाई करते हैं, तो कुछ चीजें नीचे चली आई और कुछ चीजें आपकी ऊपर रुक गई। अब जो चीजें ऊपर रुक गई, हम उन्हें कहेंगे कि भैया कॉमन सेंस लगाइएगा, जो चीजें ऊपर रुक गई वो अर्थात साइज में क्या होंगी, बड़ी, तभी वो ऊपर रुक गई। जो चीजें नीचे आ गई वो साइज में होंगी छोटी, अर्थात जो ऊपर रुक गई इसी वजह से उन्हें हम लोग बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, और जो आपकी नीचे चली आई उन्हें हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब ही हो गया बड़ा, अब जो नीचे चली आई वो क्या हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा एक बात बताओ, जो चीजें एसिड में सॉल्युबल होंगी, क्या बोला, जो चीजें एसिड में सॉल्युबल होंगी वो नीचे चली आई होंगी। दैट्स व्हाई माइक्रोमोलिक्यूल्स को हम लोग
एसिड इस पूरे पूल को, पूल का मतलब होता है जहां पर ढेर सारी चीजें इकट्ठा हो, यहां ढेर सारे केमिकल होंगे, इस पूल को हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्युबल, क्या बोला, एसिड सॉल्युबल पूल। अब जो ऊपर रुक गई इसका मतलब वो एसिड में सॉल्युबल नहीं थी, साइज तो बड़ा था ही, उस वजह से भी रुक गई, और इसी वजह से हम ऊपर वाले को बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब इसको रटना नहीं भैया, ये सब सिखाया है। अब इधर देखना आगे, ऊपर मैक्रोमोलिक्यूल, नीचे माइक्रोमोलिक्यूल, भाई छोटे थे नीचे चले आए, ऊपर एसिड इनसॉल्युबल पूल, नीचे एसिड सॉल्युबल पूल। क्या हो गया पंकज, कोई दिक्कत? वो हाँ क्या नहीं जा रही, क्लियर? अच्छा पंकज एक काम करो, गूगल मीट पे जा रही है, गूगल मीट का लिंक ये लोग कहीं भी शेयर कर देते हैं यार, नहीं तो गूगल मीट ये लोग कहीं भी शेयर कर देते हैं, ठीक है? अरे हम लाइव डाउट सेशन ले लेंगे, इन लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर दो भाई। हम फिर कह रहे हैं, पढ़ने से मतलब है कि साहिल सर को लाइव देखने का शौक है। दिखाओ जरा, इको कर रही, दिखाओ। हेलो हेलो हेलो, यार माइक इको कर रहा है, बच्चे सही कह रहे हैं। हेलो, बच्चों को रिकॉर्डेड दो, हम बता रहे हैं। कम हो गया हम कुछ, हेलो हेलो हेलो, अब सही आ रही? तो क्लियर कैसे हो? बच्चों वॉइस अब बताओ, इको इको कर रही है, बताओ, इको कर रही है? नहीं नहीं, तो हुआ क्या था? अरे वो केबल गड़बड़ कर दिया था, सही कर दिया, फिक्स कर दिया ना, सही हो गई ना? आप सही है, चलो। तो क्या शुरू से पढ़ाऊं? एक मिनट, दोनों लिंक भेज दे रहे बच्चों को, आप बोल दीजिएगा बेटा आज गूगल मीट आज के लिए। हम कह रहे हैं बच्चों को पढ़ने से मतलब है, हम तुमको फिर कह रहे हैं, हम तुमसे कई दिन से बोलने वाले, लाइव जो होता है वो हमेशा प्रॉब्लम होता है, बच्चे को सही से ऑपरेट करना नहीं आता है, ठीक है? तो हम तुमसे क्या करें, बच्चों को रिकॉर्डेड दो। अरे उसको पढ़ने से मतलब है ना भाई, ये क्लास में बाकी जो टीचर को देख के जो मोटिवेशन आता है वो सब हम आके लाइव यूट्यूब पे आ जाएंगे डाउट बताने। आज के लिए क्लास जब ओवर होगी तो इसी को वो कर देंगे, ठीक है? बच्चों को शुरू से पढ़ाएं। आयुष बाजपेयी बार बार कहता हूँ बेटा वाईफाई लगवाइए, मतलब दुनिया कपड़ा खरीदने के लिए पैसा है, वाईफाई के लिए पैसा नहीं है। बात ये होती ना यार, बहुत इरिटेट होते हैं ऑनलाइन में मेरे भाई, इसलिए रिकॉर्डेड बेस्ट होती है। विवेक सर हम आपसे फिर कह रहे हैं, भैया 200 मत लगाया करो, बच्चे जो 900 है तो 900 पूरे लगाया करो इसमें। क्या 900 पढ़ाएं? अब क्या पढ़ाएं? बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों को टाइम से लेक्चर मिलता रहे, रिकॉर्डेड मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों को, हम बता रहे हैं ना। अब जिनको लाइव देखना हो हम यूट्यूब पे आते रहेंगे हर दूसरे तीसरे दिन। हाँ हाँ, चलो फिर से ज्वाइन करो। कहाँ गया? फ़ोन क्या किया? खोलो बटन से खोलो। हो गया, शुरू से पढ़ाएं? 200 लगाया था तो शुरू से पढ़ा दें? तो 600 बच्चे ऐड कर दिए। तो फिर शुरू से पढ़ा दे रहे हैं। अरे भाई फ़ोन कहाँ है? क्या हो गया? 600 बच्चे ऐड कर दिए। लाइव आता है ना, तो फिर पूछता है कि भैया कितने बच्चे छात्र लाइव देख रहे हैं, फिर 200 लगाया था। 200 कहाँ साइज की पढ़ा तो 600 के तभी बच्चे एक्सेप्ट कर रहा है। हो गया, पढ़ाएं शुरू से, शुरू करें? भाई आवाज़ फ़ोन लेके रखना। आवाज़ आ रही है? अब एक बच्चों को हम पर्सनली फ़ोन करेंगे, पूरे जितने सबको सीरियसली कह रहे हैं।
एक एक को पर्सनली फ़ोन करेंगे, अब एक एक की समस्या लो पहले, चलो ठीक है जी, है ना। हम तो ये सोच और रिकॉर्डेड तो बच्चों को हम बता रहे हैं। चलो हो गया, वही सही है। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। देखो बायोमोलिक्यूल से 2 से 3 सवाल आने कन्फर्म है, 2 तो माँ कसम आएगा, 100% गारंटी लिख लो। देखो बायोमोलिक्यूल के रिवीजन में 2 बातों का ध्यान रखिएगा, जहां पर फैक्ट्स और डाटा है, ठीक है, वहां पर जैसे मैं आपको क्लास में बुलवाता हूं वैसे ही आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है। कमरे में अगर आपके कोई भी बैठा हो, भाई बहन नियर एंड डियर कोई भी हो, उसको भगा दो वहां से, ठीक। अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो, ठीक, अगर तुम सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो कमरे में कोई भी बैठा हो उसको भगा दो, तुरंत हटाओ, ठीक है। रूम करो लॉक, लाइट करो ऑफ, लैंप करो ऑन और शुरू हो जाओ। एनसीईआरटी रखो नीचे, बात सिर्फ सुनते जाओ, बायोमोलिक्यूल का रिवीजन खत्म होगा, तुम्हें चैप्टर क्लियर होगा। गॉट इट। चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। देखो अगर बेटा हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में बेटा हम लोगों ने ये देखा था कि आपके अगर केमिस्ट्री वाले टीचर ने चैप्टर पढ़ाया होगा तो इस चैप्टर में आपने ये चीज देखी थी बेटा कि यहाँ पर जब भी हम किसी भी केमिकल की एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने का मतलब होता है विश्लेषण करना। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक लकड़ी का टुकड़ा या मान लीजिए मैं आपको ये स्टाइलर उठाकर दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन कौन से केमिकल मौजूद है मुझे बताओ और वो कितनी मात्रा में मौजूद है। दोबारा सुनना, मैंने आपसे 2 बातें पूछी कि भाई ये उठाया, अब मैंने तुमसे कहा कि इसमें कौन कौन से केमिकल मौजूद है और कितनी मात्रा में मौजूद है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं केमिकल का विश्लेषण करना, अर्थात केमिकल की एनालिसिस करना। तो जब भी हम लोग किसी भी केमिकल की या किसी भी बोलिए टुकड़े की हम एनालिसिस करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं कि इनमें कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं और कितनी मात्रा में मौजूद है। तो कौन कौन से मौजूद है मतलब हम उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, अर्थात ये कहलाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और कितनी मात्रा में मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक। बगैर क्वालिटेटिव एनालिसिस की आप क्वांटिटेटिव बता ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्वालिटी पता होनी चाहिए कि भैया इसमें कौन कौन से केमिकल है, तभी तो बताओगे ना कितनी मात्रा में। हमें बता दोगे कोई चीज कितनी मात्रा में, पहले तो ये जानोगे ना कि क्वालिटी क्या है, देन हम जानेंगे क्वांटिटी कितनी है उसकी, ठीक। अब बेटा अगर मान लीजिए मैंने आपको ये उठा कर दिया और मैंने कहा कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पर जो केमिकल एनालिसिस की जा रही है वो एलिमेंट के लेवल पे की जा रही है कि कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना सल्फर है, ओके। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड है, तब आप ये जानना चाहोगे भाई इसमें नाइट्रेट कितना है, सल्फेट कितना है और आपका मतलब फॉस्फेट कितना है। अच्छा, अल्टीमेटली केमिकल एनालिसिस में पहले क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे। अच्छा, अब बेटा वैज्ञानिक हमेशा से परेशान रहे हैं कि आखिर नॉन लिविंग भी केमिकल का बना है और लिविंग भी केमिकल का बना है, तो लिविंग और नॉन लिविंग में आखिर ऐसा डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से लिविंग लिविंग है और नॉन लिविंग है। अब कहने का मतलब लिविंग लिविंग है, नॉन लिविंग है, मतलब कहने का ये है कि लिविंग के पास लाइफ है लेकिन नॉन लिविंग के पास लाइफ नहीं है। लिविंग इंटरनल ग्रोथ करता है, नॉन लिविंग एक्सटर्नल ग्रोथ करता है। लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। यद्यपि कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं भाई, मतलब जो बच्चे नहीं दे सकते हैं, या मान लीजिए आप ही हैं, आपके कोई बच्चे नहीं, इसका मतलब आप ऐसा थोड़ी कि लिविंग नहीं है, लेकिन देखा जाए तो नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये तो कंफर्म है ना। तो आखिर क्या ऐसी चीजें जो जिसकी वजह से लिविंग अपनी जैसी संतानें पैदा कर सकता है, क्या ऐसा है जो लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म है लेकिन नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। लिविंग के अंदर सोचने समझने की शक्ति है अर्थात कॉन्शियसनेस है, लेकिन नॉन लिविंग के पास कॉन्शियसनेस नहीं है। तो अर्थात कहने का ये मतलब हुआ कि वैज्ञानिक बहुत दिन से हैरान और परेशान थे कि आखिर लिविंग और नॉन लिविंग में केमिकल लेवल पर कोई डिफरेंस है क्या, जिसकी वजह से लिविंग के पास ये सारी प्रॉपर्टी आ रही, इंटरनल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका कॉन्शियसनेस, ये प्रॉपर्टी लिविंग के पास आ कहां से रही है। तो अब साइंटिस्टों ने केमिकल एनालिसिस करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिविंग के नाम पर आपका मान लीजिए हो सकता है भाई अपना लीवर निकाल लो, वो भी आपका एक लिविंग मास का एग्जांपल हो गया, या बेवकूफ होकर अगर अपना उठाओगे बकरी या बकरे का लीवर निकाल लो, या मान लो कुछ नहीं तो धनिया उठा लो, वो भी लिविंग है, या कुछ नहीं तो बैक्टीरिया का एक पेस्ट उठा लो, मतलब ढेर सारे बैक्टीरिया मिलकर पेस्ट बना लेंगे ना एकदम, तो चाहो तो माइक्रोब का पेस्ट उठा लो, तो चाहो तो चलो, लेकिन सबसे सिंपल है किसी का लीवर निकाल लो, ठीक है, खत्म। अच्छा, लिविंग के लिए हमने एग्जांपल ले लिया लीवर, और नॉन लिविंग के लिए हमने चलो एग्जांपल ले लिया अर्थ क्रस्ट, जो एनसीईआरटी ले रही है, वरना कुछ भी ले लो, स्टाइलर ले लो, कुर्सी ले लो, मेज ले लो, पंखा ले लो, कुछ ले लो, ठीक है। अब इधर देखना, मेज प्लास्टिक वाली लेना, ठीक है, लकड़ी वाली मत लेना, वो लिविंग हो जाएगा। इधर लिविंग
के नाम पर हमने एग्जांपल लिया लिवर, नॉन लिविंग के नाम पर हमने लिया अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट कहने का मतलब जिसमें हम रहते हैं वो अर्थ क्रस्ट है, और इसे अगर अच्छी भाषा में बात किया जाए जिससे तुम आसानी से समझ जाओ तो मिट्टी का ढेला ले लिया नॉन लिविंग के लिए एग्जांपल। अब वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि लिविंग और नॉन लिविंग में आखिर केमिकल एनालिसिस की जाए तो आखिर डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग नॉन लिविंग है। अब वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करी, सर वो तो करेंगे ही, बगैर क्वालिटी जाने क्वांटिटी किसी घंटा बता देंगे। तो अब बेटा लिविंग की जब क्वालिटी जानने की कोशिश करी और नॉन लिविंग की क्वालिटी जानने की कोशिश करी तो हैरानी की बात थी कि दोनों में एलिमेंट सेम मिले, दोनों में एलिमेंट सेम मिले, दोनों में कार्बन थी, दोनों में हाइड्रोजन थी, दोनों में ऑक्सीजन थी, दोनों में नाइट्रोजन थी। अब वैज्ञानिक हैरान और परेशान, वैज्ञानिक ये सोचने लगे कि ससुर लिविंग नॉन लिविंग जब दोनों में क्वालिटी ऑफ एलिमेंट सेम है, अर्थात सेम तरीके के एलिमेंट मौजूद हैं, बेटा वॉइस अब लैग नहीं कर रही है, अब कुछ ना बोलना, ठीक है। अब जब क्वालिटी सेम है दोनों में तो फिर क्यों लिविंग के पास ये सारी प्रॉपर्टी है, ग्रोथ की, इंटरनल ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की, कॉन्शियसनेस की, मेटाबॉलिज्म की। अब बात हुई क्वांटिटी की, जब क्वांटिटी चेक करी गई तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन चारों की क्वांटिटी आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, कौन ट्रिक आपको बताया था, कौन जो है आपका लिविंग में ज्यादा मिला, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब यहीं से वैज्ञानिक पकड़ लिए कि इट इज द इंग्लिश हो गया, हिंदी में आते हैं, ये क्वांटिटी है जो आपका मैटर करती है लिविंग को लिविंग बनाने में, ना कि क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी दोनों में क्या थी, सेम। तो ओवरऑल इन शॉर्ट इन वन लाइन अगर मैं पहले पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूं सिर्फ एक लाइन में तो मैं ये बोलूंगा इन केस ऑफ लिविंग इट इज द क्वालिटी दैट मैटर्स, नॉट क्वालिटी, गॉट इट, क्योंकि क्वालिटी दोनों में क्या है, सेम, लेकिन क्वांटिटी देखी जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की नॉन लिविंग में कम है और लिविंग में क्या है, ज्यादा। यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए अब अगर मैं आगे बातें करूं, अरे यूट्यूब पे भी चल रहा है क्या, अरे यूट्यूब वाला लाइव अभी तक बंद भी नहीं किया, हद हो गई। एक सेकंड बेटा, यूट्यूब वालों को मैसेज कर दें, पाई ऑनलाइन ऐप पे जाओ, ओके। चलो भैया, यहां तक बातें हो गई। आओ अब बेटा एनसीईआरटी क्या कहती है, कहती है भैया देखो दुनिया में कोई भी तुम उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, तुम लकड़ी उठा लो, चाहो तुम जो है पंखा ले लो, चाहे स्टाइलर ले लो, चाहे शर्ट ले लो, चाहे इंसान ले लो, चाहे धनिया की पत्ती ले लो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस उठाओ, कोई भी मास उठाओ, मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी मास उठाओ तो बेटा वो उसमें सिर्फ दो तरीके के कंपाउंड पाए जाते हैं, या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक। देखो अभी एलिमेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दी कि लिविंग में कौन ज्यादा है, CHON ज्यादा है और नॉन लिविंग में कम है। अब कंपाउंड लेवल पर देखते हैं, ठीक है। अब समझ लो, जब हमने क्या किया, हम जानना चाहते थे कि लिविंग में आखिर कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना, और कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं। पहले पेज में मैंने आपको बताया एलिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। एलिमेंटल लेवल पर जब क्वालिटी देखी गई तो कौन नॉन लिविंग और लिविंग में मिले, लेकिन कौन जो है CHON अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी क्वांटिटी आपकी ज्यादा थी लिविंग में। अब लेकिन जब कंपाउंड लेवल पर हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड लिविंग में पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो बेटा कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक, ठीक। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी बताती है। उस एक्सपेरिमेंट से पहले एक ऑर्गेनिक एसिड है, गौर से देखना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बेटा ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, अब 3 क्लोरीन लगा दो तो यही हो गया आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि हमें पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अर्थात ये ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेगा, अपने अंदर डिसॉल्व रखेगा, और हम यही चाहते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। हम कंपाउंड लेवल पर एनालिसिस कर रहे हैं और यहां पर हम ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं, और अगले एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग में मौजूद है। अब यहां पर मैंने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। और अच्छा आपने देखा होगा बेटा गांव में होता है उखली और कुटनी, जिसमें हम लोग वो मसाला वसाला डाल के जिसमें हम कूटते हैं, ठीक है। अब तो बेटा वो वाला चलन आ गया, उसके बाद मिक्सी ग्राइंडर आ गया, पहले ये वाला ज्यादा सिस्टम था, ठीक है बेटा। इसे बोलते हैं मोटर, मोटर का मतलब हो गया उखली, और इसको हम लोग बोलते हैं पेस्टल,
पेस्टल का मतलब हो गया कुटनी, मॉर्टल और पेस्टल, ठीक है। अब ओखली और कुटनी का यूज करेंगे और क्या कूटेंगे, देखो भैया कॉमन सेंस है। हम ये जानना चाहते हैं कि लिविंग में अर्थात किसी लिविंग मास में, अब लिविंग मास के तौर पर चाहे लिवर ले लो चाहे धनिया की पत्ती ले लो, अच्छा इधर लिविंग मास में कौन कौन से कंपाउंड हैं और वो कंपाउंड कितनी मात्रा में। अब कंपाउंड दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको भी ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। एनसीईआरटी ने इसको सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट की तैयारी बताई है, बाकी बता दिया यू विल डील इन लेटर क्लासेस, जब तुम बड़े हो जाओगे और बड़े हो जाओगे, ठीक। इधर देखो, अब बेटा इधर समझना इसको बहुत अच्छे से। तो यहां पर मैंने क्या लिया, यहां पर मैंने एक लिया मोर्टर, मोर्टर कहने का मतलब ओखली, और यहीं पर ये मेरा स्टाइलर, मेरा घूसा मान लो कुटनी हो गई, ठीक। और इसमें भर दिया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक। अब इसमें लिविंग मास के तौर पर, क्योंकि हमें लिविंग में ही तो जानना है कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कितनी मात्रा में है, मैंने मान लो बकरे का लिवर ले लिया, ठीक है। चाहो तो तुम धनिया की पत्ती ले सकते हो अगर तुम वेजिटेरियन हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कुटनी के माध्यम से इसको कूटना चालू किया। जब हमने कूटा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, पूरी चटनी। अब चटनी बेटा थिक होती है या थिन, ये बताने की जरूरत नहीं है, थिक होती है। तो यहाँ पर मुझे थिक स्लरी मिली, ठीक है, मॉर्टल पेस्टल की मदद से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। उसमें हमने क्या किया है, एक लिविंग मास लिया, उसको कूट डाला। अब ऑर्गेनिक मैटर इसी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में टहल रहे होंगे। अब मैंने एक अलग ऐसा एक जार लिया, अब हम करेंगे इस चटनी की छनाई, गॉट इट। अब जब हम छनाई करना शुरू करेंगे, गौर से देखिएगा, तो हमने क्या किया, यहां पर छनाई के लिए कोई ना कोई बेटा फिल्टर पेपर लगाओगे, तो यहां पर मैंने चीज क्लॉथ लगा दिया, अर्थात रेशम का कपड़ा या आप कॉटन पेपर लगा दो, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर को उठाएंगे और ऐसे पलटेंगे, और जब हम इसको इसमें पलटेंगे, गौर से देखिएगा, जब हम इसको इसमें पलटेंगे तो हमें दो फ्रैक्शन ऑब्टेन होंगे। फ्रैक्शन कहने का मतलब होता है टुकड़ा। अरे इधर देखो, जैसे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 + 1/2, गॉट इट। ये क्या हो गया तुम्हारा 1, अरे बोलो, तो ये क्या हो गया, किसी A1 को हमने क्या किया, बंटवारा कर दिया। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, बंटवारा, अर्थात यहाँ पर जो हमें थिक स्लरी मिली, अब हम इसको दो भागों में बांटेंगे। जब हम छनाई शुरू करेंगे, ठीक, तो कुछ केमिकल हमें नीचे मिलेंगे और कुछ केमिकल हमें नीचे मिल गए और कुछ केमिकल हमें मिले ऊपर की तरफ। अब कॉमन सेंस लगाइएगा, जो चीज एसिड में सॉल्युबल होगी वो नीचे चली आई होगी, जो चीज एसिड में इनसॉल्युबल होगी वो ऊपर रुक गई होगी, है ना। जो चीज एसिड में सॉल्युबल होगी वो आपकी किधर चली आई होगी, नीचे, भाई क्योंकि सॉल्युबल है तो नीचे चली गई। जो इनसॉल्युबल होगी वो ऊपर रुक गई। तो ऊपर वाले को हमने क्या बोल दिया, एसिड इनसॉल्युबल, क्योंकि ये घुला नहीं एसिड में इसलिए ऊपर रुक गया, ठीक। और नीचे वाले को हमने बोल दिया एसिड सॉल्युबल। बेटा पूल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। पूल का मतलब होता है जहां पर ढेर सारे केमिकल इकट्ठा हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूल। एग्जांपल के तौर पर बोला था आपसे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में सिर्फ पानी नहीं होता, पानी के अलावा यूरिया भी होता है बहुत सारा, है ना। बाकी आप समझ रहे हैं, समझदार हैं, थोड़ा बहुत नमक भी होता है। अब बेटा इधर देखो, जो तुम करके आते हो तुम्हारे सामने नहा रहा व्यक्ति भी करके आ रहा होगा उसी पूल में। तो बेटा पूल का मतलब होता है जहाँ ढेर सारी चीजें। अब यहाँ कोई एक केमिकल थोड़ी होगा, ढेर सारे केमिकल होंगे डिफरेंट टाइप के, ऊपर भी ढेर सारे डिफरेंट टाइप के केमिकल होंगे। दैट्स व्हाई ऊपर वाले को हमने बोल दिया एसिड इनसॉल्युबल पूल, नीचे वाले को बोल दिया एसिड सॉल्युबल पूल। एकदम क्लियर है। अब एसिड इनसॉल्युबल पूल, समझना मेरी बात, ऊपर वाले को जो घुल गया केमिकल वो नीचे आ गया, नीचे वाले पूल का पार्ट हो गया। अच्छा, जो बड़े केमिकल होंगे वो ऊपर रुके होंगे, जो छोटे केमिकल होंगे वो नीचे चले आए होंगे। तो बड़ा केमिकल ऊपर रुका होगा, इसलिए ऊपर वाले टुकड़े को हमने बोल दिया, ऊपर वाले फ्रैक्शन को बोल दिया मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब ही क्या हो गया, बड़ा, बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर रुक गए, जो छोटे छोटे होंगे साइज में वो छन के नीचे चले आए। दैट्स व्हाई नीचे वाले को हम लोगों ने एक और नाम दे दिया माइक्रो। माइक्रो मतलब ही क्या हो गया, छोटा, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, बेटा जो फिल्टर होकर नीचे आ गया हम उसको बोल सकते हैं फिल्टरेट। कॉमन सेंस, जो छन कर नीचे आ गया उसको क्या बोल सकते हैं, फिल्टरेट। जो ऊपर रिटेन रहा, रिटेन मतलब रुक गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेट। रिटेंटेट, रिटेन करना मतलब ऊपर रुक गया। तो बेटा ये एक ही चीज का नाम है, चाहो तो एसिड इनसॉल्युबल पूल बोल लो, चाहो मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल बोल दो, चाहे जो ऊपर रिटेन रह गया रुक गया चाहे रिटेंटेट कह दो। जो नीचे आ गया वो फिल्टरेट बोल दो, छोटे होंगे साइज में, एसिड में सॉल्युबल होंगे, नीचे चले आए। इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि उन्हें एसिड इनसॉल्युबल पूल में सिर्फ 4 केमिकल मिले। कितने टोटल, 4। इन्हें 4 केमिकल मिले डिफरेंट। इन्हें मिला यहां पर पॉलीसैकेराइड। अच्छा, पॉलीसैकेराइड साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन मोनोसैकेराइड कहां चले आएंगे, नीचे। डाइसैकेराइड कहां आएंगे, नीचे। पॉलीसैकेराइड कहां रुका, ऊपर। अरे बाकी 4 ऊपर, बाकी सब नीचे, बाकी कुछ और हम बोले सब कुछ नीचे मिला। अच्छा, इसके साथ इन्हें मिला प्रोटीन, क्योंकि भैया 100 अमीनो एसिड से ज्यादा मिलकर प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन भी किधर मिलेगा, ऊपर। इसके बाद इन्हें यहीं पर मिला आपका लिपिड।
ठीक है, लिपिड जिसका वजन 800 डाल्टन से कम होता है, दोबारा सुनिएगा, लिपिड जिसका वजन 800 डाल्टन से कम होता है, ठीक है, 800 डाल्टन से कम छोड़ो बेटा, यहां पर जितने केमिकल होते हैं ना, इनके लिए कहा जाता है कि इनका वजन 1000 डाल्टन से कम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में जितने भी केमिकल मिले सब के सब 1000 डाल्टन से कम वजन वाले थे, ठीक है। और जो 10,000 डाल्टन से ऊपर वाले हैं, डाल्टन बेटा वजन नापने की इकाई है, जो 10,000 डाल्टन से ऊपर वाले केमिकल है वो हमें कहाँ मिले, ऊपर की तरफ। अब लेकिन लिपिड हमें मिला जो कि 800 डाल्टन से भी कम है, जिसका वेट वो हमें ऊपर मिला। अब ये हैरानी वाली बात थी, लिपिड नीचे क्यों नहीं मिला, क्योंकि 1000 डाल्टन से नीचे वाले आपके किधर आ जाए, एसिड सॉल्युबल में, और 10,000 से ऊपर वाले किधर मिले हमें, ऊपर। लेकिन लिपिड 800 डाल्टन से कम होने के बाद भी आपका मिला कहाँ पर, ऊपर की तरफ। तो बेटा इसकी वजह ये थी, मैंने आपको बताई थी कि लिपिड की छोटी छोटी बूंदें हाई सरफेस टेंशन होने की वजह से आपस में चिपक जाती हैं और चिपक के एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। तो जब भी आप लिवर को कूट रहे होगे तो आप सेल कूट रहे होगे, सेल कूट रहे होगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कूट रहे होगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर आपस में उसके टुकड़े चिपक के वेसाइकल बना लिए होंगे, गोला बना लिए होंगे, और वो ढेर सारे केमिकल चिपक के एक बड़ी बूंद बना ली, दैट्स व्हाई वो ऊपर रुके हैं। तो मैं कह सकता हूं लिपिड भले मैक्रोमोलिक्यूलर वाले फ्रैक्शन में आ रहा हो, टुकड़े में आ रहा हो, लेकिन एक्चुअली में लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लिपिड किस में आएगा, माइक्रोमोलिक्यूल में। अब देखो 10,000 डाल्टन से ज्यादा वाले किधर जाएंगे, इनसॉल्युबल में, 1000 डाल्टन से कम वाले किधर जाएंगे, सॉल्युबल में। लिपिड का 800 डाल्टन से कम वजन होने के बाद भी हमें किसमें मिलना, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में, या बोल दो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। मिलना किसमें चाहिए था, सॉल्युबल में। गॉट इट। तो इसका वजन, इसका चलिए, तो यहां तक बातें, तो यहां तक हमारी बात हो गई है ना। तो बेटा याद रखना, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड और आपका पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, ये हमें किधर मिला था, इनसॉल्युबल में। बाकी बचे केमिकल किधर जाएंगे, सॉल्युबल में। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या मिला, तो आपको ये 3 याद रखने हैं, ठीक है। और एक आखिरी आपको अलग से याद रखना है, वो हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए भी आ सकता है, आरएनए भी आ सकता है ना। इसके अलावा कुछ भी पूछे, फॉस्फेट पूछे, सल्फेट पूछे, नाइट्रेट पूछे, मोनोसेकेराइड पूछे, ग्लूकोज पूछे, फ्रक्टोज पूछे, लेविलोज पूछे, आपसे कुछ हो पूछे, इसके अलावा अमीनो एसिड पूछ ले, और ये सब के सब किधर मिलेंगे भैया, नीचे की तरफ मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में 2 चीज़ें आती हैं, डीएनए और आरएनए करके भी पूछ लेगा, एग्जाम में फंस जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें किधर मिली, एसिड इनसॉल्युबल में। और बाकी सब किस में मिली भैया,
एसिड सॉल्युबल पूल में। एकदम क्लियर। तो चलिए, 1 नंबर पे है एसिड इनसॉल्युबल पूल, 2 नंबर पे है एसिड सॉल्युबल पूल। खटाखट आंसर दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन आपके पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए हाथ ऊपर करिए जहां पर भी हैं। 1 नंबर पे एसिड सॉल्युबल, 2 नंबर पे एसिड इनसॉल्युबल। ओके, शुरू करिए। 1 नंबर पे एसिड इनसॉल्युबल, 2 नंबर पे एसिड सॉल्युबल। बी फास्ट, बोलें। रिटेंटेट, रिटेंटेट, गुड। 2 नंबर गलत है। ओके, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो 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 मैक्रो, मैक्रो मॉलिक्यूल। नाइट्रेट किधर मिलेगा? नाइट्रेट, नाइट्रेट, फंस गए। नाइट्रेट। अब बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है, बहुत जल्दी करो। फॉस्फेट, डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड, ल्यूसीन अमीनो एसिड है। तबीयत सही नहीं हुई पंकज, अभी तबीयत सही नहीं हुई। चलिए, बिल्कुल सही। ओके, चलिए चलिए चलिए, आइए, फिर इतनी बातें हमें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एनसीईआरटी यहाँ लिखती है कि बेटा अगर मान लीजिए इनमें से आपको कोई भी केमिकल चाहिए, मान लो मुझे प्रोटीन चाहिए, तो बाकी केमिकल हटा दो, तो बचा हुआ केमिकल तुम्हारा क्या हो गया? प्रोटीन। तो ये कोई एनालिसिस थोड़ी आपको सिखाई, सिंपली बातें बताई। अब बेटा उसके बाद इसके आगे की बातें क्या देता है, अब हायर लेवल पे पढ़ोगे। चलिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं कि अब इसमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात हो गई, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अर्थात अगर हमें मान लीजिए किसी लिविंग टिश्यू से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जानने हैं कि उसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट या नाइट्राइट, ये अमोनिया, या अर्थात किसी लिविंग में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितने, तो इसके लिए हम एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब होता है जिसमें आप किसी स्पेसिमेन को डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। डिस्ट्रॉय करने का जैसे मान लो मैं कोई कार खरीदता हूं, तो कार खरीदते वक्त वो बताता है कि भैया इतनी स्पीड से लड़ाओगे तो इतना झटका आएगा या इतना आपके साथ गलत होगा। तो ये सारी बातें जानने के लिए, अगर मान लो मैं ये जानना चाहता हूँ कैमरे की मजबूती कितनी है, तो कैमरे की मजबूती जानने के लिए मुझे छत से छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम किसी प्रॉपर्टी को जानने के लिए उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। अगर मान लो मुझे किसी लिविंग टिश्यू में जानना है कि उसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, तो इसके लिए पहले थोड़ी मैं आपको केमिस्ट्री सिखाता हूं कि देखो कंबशन एक रिएक्शन है केमिस्ट्री की, आप सबने सुनी होगी, है ना। तो कंबशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज को जलाते हैं।